नमस्कार आप सबका। आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं वो टॉपिक है टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। इससे पहले हम लोग बात कर चुके थे हाइपोथेसिस के मीनिंग पर कि हाइपोथेसिस का मीनिंग क्या होता है। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने जो बातें की थी वो बातें की थी कि फंक्शन क्या होते हैं, इसके काम क्या करती है। तो जब मीनिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे थे तो हमने ये देखा था कि किसी भी समस्या का संभावित समाधान, टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस कहा जाता है। और जब कामों के बारे में बात कर रहे थे, इसके फंक्शंस के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने देखा था कि थ्योरी डेवलपमेंट से लेकर के शोध प्रक्रिया में क्लैरिटी और स्पेसिफिसिटी लाने का काम करती है। ये इसे वैलिड बनाती है और ऑब्जेक्टिव बनाने में भी हेल्प करती है, डायरेक्शन देती है पूरी रिसर्च प्रोसेस को, और ये बताती है, कंक्लूड करने में ये हेल्प करती है कि क्या सही है क्या गलत है। आज जिस मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे वो मुद्दा है टाइप्स के बारे में। और टाइप्स आपको बहुत सारे किताबों में लिखे हुए मिल जाएंगे। यहाँ उनमें से कुछ टाइप्स के बारे में बात होगी। पहला जिस क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो क्लासिफिकेशन है जॉन डब्ल्यू बेस्ट के। जॉन डब्ल्यू बेस्ट। जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने अपनी पुस्तक रिसर्च इन एजुकेशन में हाइपोथेसिस को दो तरीके की बताया है। पहला है रिसर्च हाइपोथेसिस, रिसर्च हाइपोथेसिस, और दूसरी जो बताई है नॉमिनल हाइपोथेसिस। प्रायोगिक, ये शोध प्राकल्पना और शून्य प्राकल्पना। अब ये देखिए शोध प्राकल्पना क्या होती है। ये कहते हैं कि फॉर्मल अफर्मेटिव स्टेटमेंट प्रिडिक्टिंग अ सिंगल रिसर्च आउटकम। सिंगल रिसर्च आउटकम के बारे में जो बात करती है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, सिंगल रिसर्च आउटकम, हमारी रिसर्च क्या करेगी, ठीक है, क्या परिणाम हो सकता है इसके बारे में बात कर रही होती है। और साथ ही साथ अटेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स के बारे में जिसमें बात हो रही होती है, वो परिकल्पना रिसर्च हाइपोथेसिस होती है। नल हाइपोथेसिस के बारे में कहते हैं, नल का मतलब होता है शून्य, और शून्य का मतलब होता है दो मध्यमानों के बीच कोई सार्थक अंतर नहीं है। एक मीन हमने लिया और दूसरा मीन भी लिया उसी पॉपुलेशन से हमने, और कंपेयर करके देख रहे हैं, तो नल हाइपोथेसिस ये अज्यूम करके चलती है कि इन दोनों में कोई सार्थक अंतर नहीं होगा। जो अंतर होगा वो बाई चांस या एरर की वजह से। ठीक है, तो ये तो जॉन डब्ल्यू बेस्ट का क्लासिफिकेशन है साहब। एक क्लासिफिकेशन आपको और किताबों में मिलेगा अक्सर, वो क्लासिफिकेशन है मैकक्यूगन का। मैकक्यूगन मैकक्यूगन ने हाइपोथेसिस को दो हिस्सों में बांटा। एक यूनिवर्सल हाइपोथेसिस और दूसरी इन्होंने मानी एग्जिस्टेंशियल। एग्जिस्टेंशियल हाइपोथेसिस, जैसे का नाम है वैसे ही इनका मीनिंग भी है। यूनिवर्सल हाइपोथेसिस जो होती है वो प्रत्येक स्थान पर समान रूप से सार्थक होगी, कहीं भी उसको लगा लीजिए आप, वो एग्जैक्ट रिजल्ट देगी। एग्जिस्टेंशियल हाइपोथेसिस जो होती है वो प्लेस और टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। ठीक है, तो ये हुई साहब दो हमारे वर्गीकरण, दो विद्वानों के आधार पर जो आपको अक्सर किताबों में लिखे हुए मिल जाए। अब एक और क्लासिफिकेशन पर हम लोग बात करते हैं। उस क्लासिफिकेशन में जो मुख्य रूप से परिकल्पनाओं के प्रकार हैं वो सब शामिल हो जाते हैं। तो दो हिस्सों में आपको ज्यादातर किताबों में बटा हुआ मिलेगा। पहला हिस्सा हम फिर रिसर्च हाइपोथेसिस का कर रहे हैं। रिसर्च हाइपोथेसिस, ठीक है, पहला रिसर्च हाइपोथेसिस, और दूसरे हिस्से में हम लिख रहे हैं स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। सांख्यिकीय शोध प्राकल्पना और सांख्यिकीय प्राकल्पना। ठीक है, पहले हम ये देखते हैं कि शोध प्राकल्पना क्या होती है। दो तीन बातें इसमें हमें ध्यान रखने की। ठीक है, पहली बात तो ये किसी थ्योरी से निकलती है।
थ्योरी से डिडक्शन पे बेस कर डिडक्शन लगाते हैं किसी भी थ्योरी में, उसके आधार पर ये निकलती है। जैसे हम कोई एक प्राकल्पना बना सकते हैं कि साहब अभ्यास का सीखने की प्रक्रिया पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब ये सीधे सीधे थॉर्नडाइक की थ्योरी में से ये निकली है, तो ये रिसर्च हाइपोथेसिस मानी जाएगी, जिसकी पहली शर्त ये होगी कि ये थ्योरी से डिडक्शन के आधार पर निकलनी चाहिए। और इस हाइपोथेसिस में अनुसंधानकर्ता ये मानकर चलता है कि ये हाइपोथेसिस सही है, रिलायबल है, और इसी को पुष्ट करने का प्रयास फिर वो आगे करते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे इसी में, तो एक बात ये ध्यान रखने की होती है कि ये जो रिसर्च हाइपोथेसिस होती है, इस रिसर्च हाइपोथेसिस की ऑपरेशनल एक्सप्रेशन को ही हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इसी को जब हम इसे ऑपरेशनल वे में एक्सप्रेस करते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस को, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम इसको कह देते हैं। और ये कंसेप्चुअल लेवल पर दो तरीके की, पहली पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है जब हम एक समूह को या एक गुण को दूसरे से श्रेष्ठ या ज्यादा मान लेते हैं। जैसे कि छात्राओं के शाब्दिक सीखने की योग्यता छात्रों से अधिक होती है, और दूसरे निगेटिव में हम कम मान लेते हैं, उसी शील गुण को हम दूसरे के कंपेयर कम मान रहे होते हैं। जैसे छात्राओं में शाब्दिक योग्यता छात्रों की तुलना में कम होती है, तो ये मान लिए, तो ये निगेटिव हो गया। ये है रिसर्च हाइपोथेसिस। अब इसके बाद बात करते हैं हम स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस को तीन मुख्य प्रकारों में बांटा जा सकता है, जैसे डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, दूसरी नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, और तीसरी नल नल हाइपोथेसिस। ये बहुत कॉमन नाम है, आप सबने जरूर सुना है। डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल और नल हाइपोथेसिस। पहले हम देखते हैं नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस ये अज्यूम करके चलती है कि दो समूहों में या दो चरों के बीच अंतर है। यही माना जाता है बस कि दो चीजों के बीच में जिनका कंपैरिजन किया जा रहा है, जिनका अध्ययन किया जा रहा है, जिनके रिलेशनशिप की बात की जा रही है, दो चरों के बीच। जैसे हाइपोथेसिस की डेफिनेशन ही होती है कि दो चरों के बीच रिलेशनशिप के बारे में ये टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है। तो ये वाली हाइपोथेसिस, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, ये मान के चलती है कि दो चरों के बीच अंतर है। ठीक है, जैसे लड़के और लड़कियों की शाब्दिक सीखने की योग्यताओं में अंतर है। अगर इस तरीके से हम हाइपोथेसिस बनाएंगे तो नॉन डायरेक्शनल बनेगा। अब इस अंतर में ये पता नहीं है कि लड़कियां ज्यादा हैं या लड़के ज्यादा हैं, या लड़कियां कम हैं या लड़के कम। ये तो हो गई आपकी नॉन डायरेक्शनल। एक होती है डायरेक्शनल। डायरेक्शनल में क्या होता है? डायरेक्शनल में ये होता है कि दिशा तय होती है। इसमें या तो धनात्मक दिशा की तरफ जाएंगे या ऋणात्मक दिशा की तरफ जाएंगे। जब हाइपोथेसिस हम बनाएंगे तो कैसे जाएंगे कि या तो शाब्दिक सीखने में लड़कियां लड़कों से श्रेष्ठ होती हैं, ये बना सकते हैं। और जब लड़कियों को लड़कों से श्रेष्ठ बना दिया तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में चली गई। ठीक है, तो भी दिशा तय हो रही है। और ये भी बना सकते हैं कि लड़कियों की शाब्दिक सीखने की क्षमता लड़कों से कम होती है, तब निगेटिव डायरेक्शन में जाएगी, पर दिशा तब भी इसकी तय हो जाएगी। ठीक। तीसरी ये जो नल है, नल का अजम्पशन ये होता है साहब कि दो मध्यमानों के बीच या दो चरों के बीच
कोई वास्तविक अंतर नहीं है। जो अंतर आ रहा है या जो अंतर दिखाई दे रहा है वो अंतर बाय चांस है या किसी एरर की वजह से है। ये नल की बात है। अब एक दो यहां पर स्टैटिस्टिकल बात हम जरूर करेंगे, उससे हमें समझ में आ जाएगा कि डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल का जो वन टेल और टू टेल टेस्ट होते हैं उनका सिग्निफिकेंस लेवल किस तरीके से एक दूसरे से फर्क होता है। ठीक है, उसके लिए टी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर टेबल हम अपेंडिक्स में होती है, बुक्स में जो रिसर्च की होती है उसको अगर हम देखें, ठीक है, तो उस टेबल में 4 स्तरों पर हम सार्थकता का मापन करते हैं। ठीक है, 4 स्तरों पर मापन करते हैं। कौन कौन से 4 स्तरों पर करते हैं? वो टेबल 4 स्तरों की बात करती है। 10%, 10% पर बात करेंगे, इसे 0.10, ठीक है। 5% पर भी बात करते हैं कई बार, 0.5 लेवल, ठीक है। 2% पर भी कई बार चेक कर लेते हैं, तो 2% कितना हो जाएगा? 0.02 लेवल। और कई बार 1% पर भी देखते हैं हम 0.01 लेवल। ये लेवल है, इनको परसेंट एक ही बात है, कोई बहुत अंतर नहीं है, ठीक है। ये 4 स्तरों पर हम देखते हैं सिग्निफिकेंट होने के लिए नल हाइपोथेसिस के लिए, ठीक है। अब वन टेल और टू टेल का मैं यहां पर आपको अंतर बता रहा हूं। ये डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल में जो स्टैटिस्टिक्स लगती हैं इस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो टू टेल की अगर बात करें, टू टेल परीक्षा में अगर 10% पर या 1%, 0.10% पर अगर हम सिग्निफिकेंट लेवल को जांचना चाह रहे हैं तो हमारी जो रेफरेंस वैल्यू होगी वो 1.65 होगी। 1.65, 0.05 पर वो वैल्यू हो जाएगी 1.96, 0.02 पर वो वैल्यू हो जाएगी 2.33 और 1% पर 2.5, ये वैल्यू हो जाती है, ठीक है। ये टू टेल की बात है। और अगर वन टेल में हम जाएं, वन टेल, तो इनमें फर्क आ जाता है। सामान्य रूप से ये दो जो स्तर होते हैं 0.5 और 0.01, 5% और 2%, 0.05 ये 0.05 लेवल और 0.01 लेवल, ये दो पॉपुलर लेवल है। या तो इस पर चेक करते हैं सिग्निफिकेंट है कि नहीं, या 0.01 पर करते हैं। या तो हम देखते हैं 95% का क्राइटेरिया ये है, 99% का ये है कि भाई 95% चांस इस बात के सही होने में है और 99% ये है। कोई मध्यमान किसी भी परिस्थिति में 95% तक इस वैल्यू के साथ रहता है और 99% यहां पर प्रेडिक्शन लेवल आ जाता है, ठीक है। तो अगर वन टेल में जाते हैं तो वन टेल में 0.05 लेवल की जो वैल्यू होती है वो 1.65 होती है और इसी तरीके से 0.01 की जो वैल्यू होती है वो 2.33 होती है। ये वैल्यू यहां पर आ गई और ये वैल्यू यहां पर आ गई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या होता है, जरा ये देख, इसको एक लाइन में मैं आपको लिखवाऊं थोड़ा सा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में टू टेल की जब बात हो रही होती है तब टी का जो मान नल हाइपोथेसिस के लिए 0.02% पर सार्थक होता है, ये वाला। वही वन टेल के लिए, H1 के लिए 0.01 पर सार्थक हो जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से टू टेल में
10% पर जो सार्थक होता है, जितना वैल्यू होती है, वो 1 टेल में जब जाते हैं 0.05 लेवल पर, वो तो 1.65 हो जाता है। यानी कि 10 वाला 5 पर और 2 वाला 1 पर आ जाता है। अगर हम 2 टेल से 1 टेल में आ जाते हैं तो आधा हो जाता है। ये ध्यान रखने की बात है, इस पे हमेशा सवाल आता है। ये जो मैंने वैल्यूज लिखी हैं, ये आपको टी टेबल की वैल्यू जो दी होती है किताबों में, उसमें आपको देखने को आराम से मिल जाए। तो ये भी बात समझने की है कि अगर 2 टेल से 1 टेल की तरफ जब जाते हैं तो वैल्यू किस तरीके से 10 का 5% और 2 का 1% हो जाता है। ये वैल्यू जो यहाँ पर सार्थक थी 10% पर, वो अगर 1 टेल में जाएंगे तो यहाँ पर सार्थक हो जाएगी वो 0.05 लेवल पर, और यहाँ पर जो 2% पर है वही 0.1% पे जाके यहाँ सार्थक हो जाती है। तो इसका ध्यान रखने का, इस पर सवाल हमेशा पूछा जाता है, तो ये जो है समझने वाली बात है। अब एक चीज और जिस पर हम चर्चा करेंगे कि ये जो 2 टेल और 1 टेल का जो मसला होता है, ये क्या मतलब होता है इसका आखिर। ये वैल्यूज तो हमने देख ली, इसके मायने क्या है। 2 टेल और 1 टेल की जो वैल्यूज निकल कर आई हैं, इसको जरा देखते हैं। पहले 2 टेल की बात। 2 टेल का मतलब है, हमने हाइपोथेसिस बना रखी है नॉन डायरेक्शनल, दोनों दिशाओं में जा सकता है फैलाव। अब या तो हम 5% पे चेक करेंगे या हम 1% पे चेक करेंगे, यानी कि 0.05 लेवल पर या तो हम चेक करेंगे अपनी हाइपोथेसिस को, या 0.01 लेवल पर चेक करेंगे। तो अब यहां पर हमको उसके लिए बनानी पड़ेगी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का। अब देखिए कैसे बनती है ये, इस तरीके से। ये अब इससे इसको कर देते हैं डिवाइड इस तरीके से, और सिग्मा का विभाजन इसमें कर दीजिए, और यहां पर 0, यहां 1 2 3 माइनस के सिग्मा डिस्ट्रीब्यूशन है इसका 1 2 और 3, ये प्लस के सिग्मा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, प्लस माइनस 3 सिग्मा एमपीसी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब अगर हम देखें 0.05 लेवल पर 2 टेल की बात हो रही है, 0.05 लेवल पर हम देख रहे हैं, तो 1.96 की वैल्यू हमने लिखी, 1.96। इसका क्या मतलब है कि इस मीन के दोनों तरफ 1.96 यानी कि यहां पर, और 1.96 यानी कि यहां पर, यहां से यहां तक की ये जो डिस्टेंस है, इतने में ही 95% केसेस लाई करते हैं। 95% जनसंख्या आ जाती है इसी एरिया में। तो हमारी परिकल्पना के पुष्ट होने की संभावना 95% के क्राइटेरिया पर चले जाते हैं। उसी 95% क्राइटेरिया को 0.05 लेवल करते हैं। 95% किसी चीज के सही होने की आशा है, केवल 5% की गलती हो सकती है, जो बात हम कह रहे हैं उसमें। ठीक है। अब अगर इसी 2 टेल को हम 99% पे देखें, 99% का मतलब होता है 0.01 लेवल पर अगर देखें, तो 0.01 लेवल का मतलब होता है 2.58 सिग्मा। 2.58 सिग्मा का मतलब है, अब ये 2 यहां है तो 58 यहां तक आ जाएगा, इसी तरीके से 58 यहां तक आ जाएगा। अब यहां तक जो ये इसमें यहां से और यहां तक जो केसेस आएंगे वो 99% केसेस आ जाएंगे, दोनों तरफ जा रहे हैं, समझिए बीच से। तो 99% केसेस कितने तक आएंगे, 2.58 तक आ जाते हैं, और 95% केसेस आते हैं 1.96 सिग्मा तक। तो 1 टेल, ये 2 टेल का समझ में आया, 0.05 लेवल और 0.01 लेवल पर 0.05 इस क्राइटेरिया पर ये वैल्यू क्यों है, क्योंकि इतने में ही 95% केसेस आ जाते हैं, और यहां पर क्यों है, क्योंकि इतने में 99% केसेस आ जाते हैं। ठीक, ये तो है 2 टेल का। अब 1 टेल का देखते हैं सर। 1 टेल का क्या मतलब होता है, तो 1 टेल 2 दिशाओं में जा सकती है, 2 दिशाओं में, या तो पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है 1 टेल। 1 टेल की वैल्यू अलग होती है। ठीक, देखते हैं, पहले पॉजिटिव की बात करते हैं।
आप एनपीसी इस तरीके से बनाइए, ये थोड़ा गलत हो गया, दोबारा बना। ठीक है, ये 20 से डिवाइड कर दीजिए, सिग्मा वैल्यू तय कर लीजिए, लिख दीजिए। ठीक है, 0 मीन पर 1 2 3, 1 2 3 सिग्मा। ठीक है, ये अब देखिए साहब, अगर हम पॉजिटिव की बात करें, जब ये पॉजिटिव साइड में बनती है यानी कि अधिक माना जाता है गुण को, तब 95% केसेस की अब कंपेयर 95 लेवल पर वन टेल अगर हम देखें, यानी कि डायरेक्शनल हाइपोथेसिस को जांच रहे हैं तो वन टेल टेस्ट लगेगा, और वन टेल में 95% पर अगर हम देखें, 95 का मतलब है 0.05 लेवल। 0.05 लेवल के लिए जो वैल्यू हमने लिखी थी वो लिखी थी 1.65। 1.65 की जो वैल्यू थी। अब इसे कैसे देखेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन है तो नेगेटिव से शुरू करेंगे। नेगेटिव से शुरू करते हैं तो यहाँ -3 सिग्मा से जब हम आगे जाएंगे तो 95% जो केसेस हैं हमारे, वो यहाँ पर 1.65 सिग्मा खत्म होते ही 95% केसेस कवर हो जाएंगे, यानी कि वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए साहब, अब अगर थोड़ा और आगे चलते हैं तो इसमें क्या करेंगे, अगर हम देखें 99% केसेस को देखें तो 99% को जाने के लिए हमको जाना पड़ेगा 2.33 तक। यहां 99% केसेस आ जाएंगे एक तरफ से जाते हैं, तो 99% पर यानी कि 0.01 पर जब देखेंगे तो हमारा जो यहां इतने तक 95% केसेस इतने में आ गए, और 99 तक जाएंगे तो इससे आगे की चीज आ जाएगी। ठीक है, तो ये मतलब होता है टू टेल और वन टेल में 99 और 95% केसेस कितने सिग्मा तक आ जाते हैं, उसी सिग्मा की रेफरेंस वैल्यू जो होती है वो हमारे किसी भी टेस्ट को सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट ठहरा देती है। तो ये डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल और नल का सिस्टम है साहब, इसको समझिए, इसको समझना पड़ेगा क्योंकि इस पर कई सारे सवाल आते हैं, और ये जो सवाल आते हैं ये सवाल कई बार उलझनों वश हमसे गलत हो जाते हैं। तो ये टू टेल वन टेल को समझ लीजिए, पॉजिटिव निगेटिव को समझ लीजिए, कितने सिग्मा के अंदर कितने परसेंट केसेस आ रहे हैं, या तो आप लेवल देख लीजिए वो भी एक ही बात है, या परसेंट देख लीजिए, कोई फर्क नहीं है, दोनों में कहने का फर्क होता है बस। ठीक है, तो इससे हमें हाइपोथेसिस का जो बेसिक फंडा है वो समझ में आ जाता है। इसके लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।